बिगफुट एक ऐसा दानव है जो इंसानों की तरह दिखाई देता है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है। गाहे बगाहे बिगफुट अपने होने का एहसास कराता रहता है। कई सारे लोगों ने उसे देखने का दावा किया है। ऐसे ही लोगों की कहानियाँ आज मैं यानी डॉक्टर जॉय आपके लिए राजवाला चैनल पर लेकर आया हूँ। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इससे मुझे आपके लिए यूनिक हॉरर स्टोरीज लेकर आने का मोटिवेशन मिलता है। साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इन कहानियों की ओर। ये घटना मेरे पिताजी के साथ हुई थी। मेरे पिताजी और उनके माता पिता एक झील के पास कैंपिंग पर गए हुए थे। पूरे दिन मेरे दादाजी को ऐसे लगता रहा जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। मेरे दादाजी के मुताबिक वो उस समय कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे थे। उस रात उन्होंने बड़ी सी अंगीठी जलाई और अपने टेंट्स में सोने चले गए। कुछ देर बाद उन्हें काफ़ी अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी। उनके मुताबिक ये आवाज़ें ऐसी थी जैसे कोई भेड़िया गरज रहा हो, लेकिन वो आवाज़ भेड़िए की आवाज़ से 10 गुना ज़्यादा गहरी थी। मेरे दादाजी ने पूरी रात आग को जलाए ही रखा था और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो पूरी रात जागे रहे थे। रात करीब 3:45 पर मेरे दादाजी अपने टेंट से बाहर आए और उन्होंने बाहर आकर जो देखा उनके मुताबिक वो उनकी ज़िंदगी का सबसे डराने वाला अनुभव था। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा काला जीव जिसका शरीर इंसानों जैसा दिखाई दे रहा था, वो आँख के आसपास चक्कर लगा रहा था। उस दानव के शरीर के नक्श तो दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी पीली आंखें उस काली रात में चमक रही थी। उस समय मेरे दादाजी के मुताबिक हवा में एक भयावह गंध भी फैली हुई थी। वो गंध ऐसी थी मानो जैसे कोई चीज़ सालों से सड़ रही हो। उसके बाद मेरे दादाजी ने देखा कि वो बड़ा सा जीव वापस जंगलों की ओर चला गया था और वहाँ पर उसी की तरह 3 और जीव भी थे जो दूर उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद मेरे दादाजी भी अपने टेंट में वापस गए और अपनी शॉटगन को लोड करके बैठ गए। लेकिन मेरे दादाजी के मुताबिक उस रात और कुछ नहीं हुआ और अगली सुबह वो लोग वहाँ से चले गए। ये कहानी आज भी जब मैं सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 70 के दशक में मेरे दादाजी का एक शिकारी दोस्त था। वो शख्स बेसिकली जंगलों में ही पला बड़ा था। उस समय वो मेरे दादाजी के साथ कास्केड माउंटेन्स में जंगल के बीच एक कैबिन में रह रहा था। मेरे दादाजी उस समय वहाँ पर हंटिंग ट्रिप पर आए हुए थे। उस कैबिन में ना ही पानी आता था और ना ही वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी। सबसे नज़दीक गांव भी यहाँ से मीलों दूर था, यहाँ तक कि यहाँ कोई सड़क भी नहीं जाती थी। उनका ये कैबिन ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ था, जिसे नीचे से लकड़ियों के ज़रिए सपोर्ट दिया हुआ था। ऊपर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियाँ भी नहीं थी। मेरे दादाजी के मुताबिक वो उस आदमी को काफ़ी लंबे समय से जानते थे और उन्हें यकीन था कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। इसी वेकेशन के दौरान एक रात उस शिकारी ने मेरे दादाजी को कहा कि इस इलाके में बिगफुट घूम रहा है और उन्हें रात में बाहर जाते समय सतर्क रहना चाहिए। मेरे दादाजी ने सोचा कि वो शिकारी उनसे मजाक कर रहा है, इसलिए वो इस बात को सुनकर हंसने लगे। इस बात से शिकारी झिल्ला गया और उसने एक कटोरे में सूप, मांस के कुछ टुकड़े और ब्रेड मिलाया और उसे बालकनी में रखते हुए कहा, देखना कल सुबह तुम्हें ये कटोरा खाली मिलेगा। दादाजी ने उसकी गंभीरता को देखते हुए अपनी चारपाई बालकनी के नज़दीक ही डाल दी और वहीं सो गए। आधी रात में अचानक खटपट की आवाज़ से उनकी आंख खुली। जब उन्होंने बालकनी में देखा तो वो कटोरा खाली था और फिर उन्हें वो हाथ नज़र आया जो बालकनी के खंभे से लिपटा हुआ था। वो एक बड़ा सा बालों से भरा हाथ था। दादाजी डरते हुए थोड़ा और करीब गए और उन्होंने बालकनी से नीचे देखा तो उन्हें वो दानव दिखाई दिया। ये सचमुच एक बिगफुट था और वो बालकनी से नीचे उतर रहा था। उसे देखकर मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा डर गए और वो अंदरूनी कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह वो उस जंगल से निकल गए और इसके बाद वो कभी भी वहाँ दोबारा वेकेशन मनाने नहीं गए।
ये बात उस समय की है जब मैं 27 साल का था और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में बॉय स्काउट मास्टर था। जहाँ पर मैं काम किया करता था उस जगह पर काले भालुओं की आबादी अच्छी खासी थी, लेकिन वो भालू इतने ज़्यादा भी ख़तरनाक नहीं होते हैं। वो राइफ़ल का एक हवाई फायर सुनकर ही भाग जाते हैं। यहाँ काम करते हुए हफ्ते में हमारे पास कई सारे बॉयज़ स्काउट बच्चे होते थे। मतलब एक टाइम पर 500 लड़के हमारे पास होते थे, जो एक बड़े इलाके में फैले छोटे छोटे कैंप साइट में बटे होते थे। कई बार लड़के अपनी जेब में चॉकलेट्स और कैंडीज रखकर सोते थे, और मैं आपको बता दूं कि भालुओं को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उस रात ये मेरी ड्यूटी थी कि रात में पूरे कैंप साइट का चक्कर लगाता रहूं और भालुओं को यहाँ घुसपैठ करने से रोकूं। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल शांत था, बल्कि बाकी दिनों से ज़्यादा शांति चारों ओर पसरी हुई थी। ये सन्नाटा मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। खैर, मैं सारे कैंप से होते हुए आखिरी छोर के कैंप पर पहुंचा, जो मेन कैंप से करीब 1.5 या फिर 2 मील की दूरी पर था। यहाँ से मैं झील के किनारे चलता हुआ उस सीक्रेट जगह पर पहुंचा जहाँ मैंने ऐसे ही टाइम के लिए माल रखा हुआ था। मैंने वहाँ से सिगरेट निकाली और जलाकर कश लेने लगा। ये मुझे रात भर जगे रहने में मदद करता था। हम इंसानों में एक फीलिंग होती है जिसे गट फीलिंग कहते हैं। हमारा दिल बावजूद किसी सबूत के वो सच को जानता है जो हमने नहीं देखा होता है। उस समय मुझे इस सन्नाटे में खतरे का एहसास हो रहा था, और साथ ही मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा हो और जैसे मेरे अलावा भी यहाँ कोई हो। मैंने जल्दी जल्दी 2-3 कश लिए और फिर सिगरेट फेंक दी। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं भालुओं के बिल्कुल फेस टू फेस गया हूँ। मैंने कायोटीज़ के साथ रातें गुजारी है, और यहाँ तक कि मेरा माउंटेन लायन से भी सामना हो चुका है। लेकिन उस रात का खौफ इन सब से काफ़ी ज़्यादा था। फिर मुझे एक अजीब से वाहियात सी गंध आने लगी। ये गंध किसी भी भालू या दूसरे जानवर जिन्हें मैं जानता हूँ उनमें से ये किसी की भी नहीं थी। उस गंध को मैं कभी भी भूल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी फ्लैश लाइट रखकर अपनी राइफ़ल निकाल पाता, अचानक धड़ाम से कोई चीज़ ऊपर से पेड़ों से कूदकर मेरे ऊपर गिर पड़ी। उसके नीचे कूदते ही मेरे पाँव भी ज़मीन से उखड़ गए और मैं भी गिर पड़ा। मेरी फ्लैश लाइट भी नीचे ज़मीन पर गिर गई थी। पहले मैं उस जानवर को देख नहीं पाया जो मेरे ऊपर गिरा था, लेकिन फिर मेरी गिरी हुई फ्लैश लाइट की रोशनी में मैंने उसे जंगल की ओर दौड़ते हुए देखा। पहली नज़र में तो मुझे लगा कि ये कोई भालू है, लेकिन अगर ये कोई भालू था तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भालू था। लेकिन जब वो दौड़ने लगा तो वो किसी भालू की तरह नहीं दौड़ रहा था, वो तो किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर दौड़ रहा था। मैंने किसी तरह से अपने आप को ज़मीन से उठाया और अपनी राइफ़ल की पिन हटाकर हवा में फायर कर दिया। राइफ़ल का शॉट सुनकर कई सारे मास्टर्स और स्काउट नींद से जाग पड़े थे। मैं काफ़ी टाइम तक वहीं पर खड़ा रहा, और फिर कुछ देर बाद कैंप लीडर और कुछ कर्मचारी मेरी तरफ आए। उस समय तक मैंने अपनी टॉर्च संभाल ली थी और मैंने मौके वारदात की जांच की। वो दानव जो भी था वो ऊपर करीब 20 फीट से कूदा था। उसके भार की वजह से आसपास की छोटी झाड़ियाँ पूरी तरह ज़मीन में धंस गई थी। एक बात तो पक्की है, मैंने किसी भी भालू को इस तरह का कुछ करते हुए कभी नहीं देखा है। जब मैंने अपनी आप बीती कैंपर्स स्टाफ को सुनाई तो वो भी घबरा गए, लेकिन हिम्मत बांधते हुए वो लोग कहने लगे कि वो शायद कोई भालू ही रहा होगा, बावजूद इसके कि वो जानते थे कि कोई भी भालू इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं कि वो पहाड़ी की ओर चढ़ता हुआ गया था, वो भी 2 पैरों पर अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल इंसानों की तरह। और वो करीब 13 फीट लंबा था। मुझे यकीन है कि वो एक बिगफुट था। जी हाँ, मुझे भी इसे मानने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे यही बात समझ आती है कि वो कोई भालू नहीं बल्कि एक बिगफुट था। खैर, जो भी रहा हो, लेकिन मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझसे दूर भाग रहा था, ना कि मेरी तरफ, क्योंकि वो जो कुछ भी रहा हो, अगर वो मेरी तरफ दौड़ता तो मुझे यकीन है कि मेरा बचना नामुमकिन था। उस दैत्य के आगे मैं कुछ भी नहीं था।
जब मैं 14 साल का था, मैं अपने एक दोस्त के साथ गर्मियों की छुट्टियों में हर रोज़ मछलियाँ पकड़ने जाया करता था। हम करीब 1 या 1.5 घंटे तक लगातार जंगलों से होते हुए गुजरते थे और रास्ते में कई सारी नदियाँ भी थी और ये सब एक बड़ी सी झील में जाकर गिरती थी। एक समय की बात है कि हम ऐसी ही एक नदी को पार कर रहे थे। वो नदी काफ़ी संकरी थी। वो महज 5 फीट की रही होगी। किसी 14 साल के लड़के के लिए इसके ऊपर से छलांग लगाना काफ़ी आसान था। उस नदी के पास ही हमें एक बड़ा सा जानवरों की हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। उसे देखकर मैं काफ़ी परेशान हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद कोई शिकारी रहा हो जिसने काफ़ी ज़्यादा शिकार किया हो। हम जब नदी के पास पहुँचे तो हमने नदी के बीचों बीच एक बड़ा सा पैर का निशान देखा। वो पैर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहा होगा और वो निशान पानी की वजह से और भी ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। मैंने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई और उसे ये देखने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही मैंने आवाज़ लगाई मुझे पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। जब मैंने अपने दोस्त की ओर देखा तो वो मुझे दिखाई ही नहीं दिया। मुझे दिखाई दी तो बस धूल जो उसके दौड़ने की वजह से उसके पीछे बनी थी। फिर क्या था, मैं भी उसके पीछे दौड़ गया और किसी तरह से हम अपने घर तक पहुँचे। हमने इस घटना के बारे में कई सारे लोगों को बताया, लेकिन किसी ने भी हमारी बात का विश्वास नहीं किया। तो दोस्तों, आपने ये कहानियाँ सुनी हैं। अब आप अपने आप को इन कहानीकारों के जूतों में रख कर सोचिए कि अगर बिगफुट आपके सामने आ जाता तो आप क्या करते। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।